आज का जो विषय है उस विषय में मैं आज के चैलेंजेस तो हैं हमारे संविधान के सामने, लेकिन उसके अलावा जो चैलेंजेस उस दौर में रहे उन पे भी हमें एक बार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि जिस दौर में भारत का संविधान लिखा गया उस दौर में आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज था इंडिया के लिए। और उस ट्रांजिशन फेज में जहाँ इतने सारे रजवाड़े थे, इतने सारे प्रिंसिपैलिटीज थी, छोटी छोटी बड़ी छोटी, और उसमें जो सोच थी लोगों की, एक फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था, और विभिन्न तरह के जो लोग हैं वो अपने विचार इवन बिफोर द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस जो एक्ट्स बने हमारे इंडिया एक्ट 1935 बना, उसमें काफ़ी अंश जो संविधान के थे उसमें भी आए, प्लस नंबर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई लंदन में। उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से भी उभर के बहुत सी बातें आई, लेकिन जो रनिंग थीम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आई विश्व में, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो करंट रनिंग थीम्स थी उस वक्त के दौर में, इन तीन थीम्स में हमारे संविधान को काफी इन्फ्लुएंस किया। और चूंकि बाबा साहब यूएस में भी पढ़ चुके थे, लंदन में भी पढ़ चुके थे, तो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में वो काफी प्रभावित थे। निश्चित रूप से हमने सब महसूस किया है कि ऑल्दो यूके वाज अ कॉलोनियल पावर और उस समय द सन नेवर सेट ऑन द एम्पायर, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो लिबरल आइडियोलॉजी थी वो यूके और यूएस ने उसको काफी प्रचारित किया। उनकी कॉलोनीज में चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बैक होम दे वर वेरी लिबरल और डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स थे उसको वो फॉलो करते थे। और जिस तरह का दौर था, आदान प्रदान थे, हमारे भी बहुत से लीडर्स, बैरिस्टर्स थे उस वक्त, वहां पढ़ के आए थे, तो डेफिनेटली दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट काइंड ऑफ लिबरल लीनिंग्स एंड लिबरल आइडियोलॉजी। तो जब ये बैरिस्टर्स और लॉयर्स इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया तो इनके दिमाग में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश डेमोक्रेसी, यूएस की जो लिबरल पॉलिसीज थी वो सारी इनके दिमाग में एट द बैक ऑफ माइंड इनके थी। एंड जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसा कि बाबा मेघवंशी जी कह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे जितने भी विद्वान लोग थे उस समय, उन लोगों ने बहुत चर्चा की, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी लोग थे उन्होंने सारा जिम्मा करीब करीब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कंधों पे डाल दिया। एंड विद हिज हाई इंटेलेक्चुअल लीनिंग्स, नॉलेज एंड हिज कन्विक्शन इन सर्टेन थीम्स, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की जो स्थिति थी उस वक्त वो अपने हाथ में ली। और एक तरफ आप देखिए दृश्य, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द होल कंट्री हैज बीन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर in which the gap between haves and have-nots is such a gap that it was difficult to even think of bridging that gap at that point of time. और आप दूरदृष्टि देखिए प्रारूप समिति की और बाबा साहब की, कि he could think
of situations that are arising today. तो एक तरफ फ्रीडम स्ट्रगल की बात चल रही थी 1946 में, पार्टीशन हो रहा था, ह्यूज माइग्रेशंस वर टेकिंग प्लेस अक्रॉस बॉर्डर्स, कत्लेआम मचा हुआ था चारों तरफ, एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड टू फोकस ऑन वन टास्क, दैट वाज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which would declare India as a republic. So 26 November 2049 it was finally adopted and we became a republic, of course, on 26 January 1950. तो ये सारा जो उथल पुथल था और जो सारे challenges थे उसके बावजूद भी it became a wonderful living document. And as Bhavar Mehman Cheese said, it is not a rigid document. There are provisions for amendment. There are provisions for debate. And of course, this was not a document where no debate took place. Huge debates took place on each and every issue. Even Article 370, huge debates took place. And finally, if after a lot of thought and debate, it came about as a document. And it had the aspirations, it had the thought process of all Indians at that point of time. And for each Indian, there is something in the Constitution. But I would just like to point out again the theme of liberty, equality and fraternity. Sammanata, बंधुत्व और स्वतंत्रता की जो थीम है, it runs across fundamental rights, it runs across fundamental duties, and it runs across directive principles, which now are the most important things we should be focusing on. अब उनकी दूरदृष्टि देखिए, उस दौर में फंडामेंटल राइट्स में हर चीज नहीं डाल सकते थे. The resources of a newborn nation had to be looked into. That was a practical aspect. Sometimes the time was not ripe for certain kind of rights. उनको उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला. और आज आपने देखा होगा कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल से उठा के कुछ राइट्स बने हैं. राइट टू एजुकेशन, विच इज अगेन अ ह्यूज लीप. एंड अगेन उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बहुत सी और भी चीजें आनी चाहिए. स्टिल द चैलेंजेस बिफोर अस नाउ, I'll be very brief because we want to hear Justice R.S. Chauhan Sahab, is the authority on Constitution. So I'll just be very brief. The challenges, I would like to flag the issues here, the current challenges that we face before the Indian Constitution. The first challenge, to my mind, is the working of legislature. हमारे विधानसभाओं में, हमारे संसद में बिल्स का किस तरह से डिबेट होती है. डिबेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. अगर आप डिबेट नहीं करेंगे, पब्लिक डिबेट नहीं करेंगे, तो क्षण के बात कैसे आएगी? स्टेक होल्डर्स अपनी बात कैसे दे पाएंगे? आज बड़ा आसान है, सोशल मीडिया में डालिए, इंटरनेट पे डालिए, लेट द पीपल डिबेट. लोगों की बातें आने दीजिए उसमें, और फिर आप डिबेट कीजिए उसको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जहां भी करनी है आपको, और डिबेट करके उस बिल को पास कीजिए. तब जाके एक डेमोक्रेसी में जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, लोगों की बातें हैं, वो उस बिल में समाहित होंगी. हो क्या रहा है? 20-20, 25-25 बिल एक साथ डिल्यूटेड हो जाते हैं एक ही झटके में. Where is the debate? और टाइम लेजिस्लेचर्स का काम बीत रहा है. Everything else than law making. So that is a huge challenge before us on how to, address this issue. How does the common man, the civil society, the other arms of this nation, they basically motivate, force or whatever our legislators to do what they are supposed to do
in parliament and the state assemblies. Unfortunately, हो सकता है practical नहीं हो, but some countries have the option of recall. We don't have that option in our democracy. I don't know how practical that would be, because it's a very complex democracy that we have. So there are maybe for and against arguments against this kind of a recall system. The second challenge to my mind is the sanctity of institutions in this country. The parliament established number of institutions directly or indirectly. And these institutions have stood the test of time. They have delivered wonderfully. But आप उन institutions को इतना weak कर देंगे कि जो due process of law है, जो rule of law है, वो it goes in a back burner. कानून का इकबाल, कानून का रूल ऑफ लॉ, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं. इनको आप सर्कमवेंट करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी जिस तरह से चल रही है हमारी, वो खतरे में है. साथ साथ जुड़ी हुई एक चीज है द यूज ऑफ ऑर्डिनेंसेस. वो उसी से जुड़ी हुई जो फर्स्ट पॉइंट था. आई शुड हैव कवर्ड दैट पॉइंट देयर. नाउ ऑर्डिनेंसेस आप बड़े आसानी से कुछ आपको करना है, ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट कीजिए, गवर्नर साहब से साइन कराइए या प्रेसिडेंट साहब से साइन कराइए, and the next day it becomes a law. The validity is 6 months, but you can always extend it. Correct me if I am wrong, because I am not an authority on ordinances, but that is my understanding of ordinances. Maybe उनका कोई lapse का time भी होगा. The third challenge before our constitution, not directly, but it is a challenge. And the challenge is pluralism in this country is now in danger. This country has survived thousands of years because of its plural character. And if plurality is hit, the idea of India, the concept of India will fall. And our constitution addresses it amply. It has given space to all sections of society. It has given special status to the underprivileged, the downtrodden, made special provisions for them, recognized the special status of minorities, because it realized that India has to give, apart from right to equality, there has to be certain provisions in the law which can circumvent the right to equality for certain sections of society. Because right of equality does not mean anything if you don't have equality of opportunity. तो वो equality of opportunity, अवसर की समानता की बात भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी कवर की, और वो आज की तारीख में 90% of the wealth of this country is owned by 1% of people. Statistics में भी 5-7% और हो सकता है. But that is a broader understanding that we all know now. The rich are becoming rich, the poor are becoming poorer. And the word that has become very stigmatized, I would say, the concept of secularism, which of course is related to pluralism. Try uttering secularism nowadays and there are chances that you will be lynched. That is it's a basic structure in our constitution.
You all understand what basic structure of constitution is after the Keshwanand Bharati case. It's recognized concept. बेसिक स्ट्रक्चर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उस पे प्रहार करने की कोशिश लगातार किसी ना किसी रूप में चल रही है। तो ये मोटे मोटे 3-4 चैलेंजेस मेरे समझ में आए, मेरी लिमिटेड जो अंडरस्टैंडिंग है आज के परिप्रेक्ष्य में। मैं इस कॉन्फ्रेंस के सफलता के लिए PUCL को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एंड आई ऑल्सो थैंक देम दैट आपने ये अम्बेडकर संस्था का प्रांगण इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों ने चूज किया। इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर अस ऑल्सो। वी ऑल्सो गेन अ लॉट in terms of understanding the Indian Constitution, and there's a dialogue and a lot of issues are addressed here which can further enlighten us also. With those words, thank you for inviting me. धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।